हेलो दोस्तों, आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है बीएसए का, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्टोपल के बारे में। और ये जो एस्टोपल है ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में भी चैप्टर नंबर 8 ही था, लेकिन सेक्शन चेंज थी, सेक्शन 115 से लेकर सेक्शन 117 तक। और यहाँ हम देखेंगे बीएसए में चैप्टर नंबर 8 जो कि 121 सेक्शन से लेकर के 123 सेक्शन तक है। ठीक है, तो इसमें हम इसके बाद में कुछ ही लेक्चर में आपका 3-4 वीडियो में ये आपका बीएसए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उधर आपका जो बीएनएस है वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 7-8 लेक्चर में आपका बीएसए कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आपका बीएनएसएस और बचेगा। ठीक है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो आपके 5 मार्च या 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी चलेगी। ठीक है, फ्री आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी इसमें, तो आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। कम से कम 10 टेस्ट अगर आपके रहेंगे तो 150 क्वेश्चन रहते हैं पर टेस्ट। तो इस तरह से आपके 1500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आपका इसमें एस्टोपल है। और बात आती है कि एस्टोपल क्या होता है। विबंध जिसको बोलते हैं, ये विबंध होता है जैसे आप नॉर्मल वे में या नॉर्मल भाषा में आप अपने आसपास जो सुनते हैं ना, जैसे कहते हैं कि आप कोई व्यक्ति है वो अपनी बात का पक्का होता है ना, बात से मुकरता नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है लीगली, जब हम देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई व्यक्ति जब अपनी बात कह देता है, ठीक है, यानी कोई बात अगर उसने कह दी और वो बात उसको लीगली बाउंड करती है किसी पॉइंट पे, तो फिर वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, है ना। यानी वो अपनी बात का पक्का होना चाहिए, उसे अपनी बात से अब यहाँ पर मुकरने नहीं दिया जाएगा, उसे उसकी बात से इनकार करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो बात की ना, उसे सामने जो वाला व्यक्ति है जिससे उसने बात कही है वो उसे लीगली बाउंड हो गया। और लीगली बाउंड होने के बाद में उसने उसकी बात पर विश्वास करके कोई ना कोई एक्ट कर लिया जाता है, और जिसका बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलता है, और इसका नुकसान होने वाला होता है जो व्यक्ति एस्टोपल करता है। तो इसलिए जब इसको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊं, है ना, तो फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो इसको मुकरने नहीं देता बात से, क्योंकि वहां उसका नुकसान हो जाएगा अगर मुकरने दिया गया। अगर ये नहीं मुकरा तो इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एस्टोपल ये नॉर्मल वे में, जो इजी वे में आप समझ सकते हैं, वो इस तरह से है। अब ये जो एस्टोपल यानी विबंध है, ये होता क्या है? तो ये जो विबंध का सिद्धांत है ना, ये आपका है एक सिद्धांत है आपका, जो सिद्धांत निकल के आता है आपका पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के वाद से। ठीक है ना, इस वाद में विबंध की डेफिनेशन बताई गई थी, और यहाँ पर इसके बारे में सिद्धांत जो है बताया गया था। क्या सिद्धांत बताया गया था? इसमें जो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर 121 में, वही जो सिद्धांत है वो इस जजमेंट में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है ना, इसमें जो सिद्धांत बताया गया उसी के आधार पर यहाँ पर ये एस्टोपल की डेफिनेशन रखी गई है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत बताया गया था वो यही सिद्धांत था जो इसमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति अपनी डिक्लेरेशन के द्वारा यानी घोषणा के द्वारा, घोषणा हो गई एक तरह से अपनी बात के द्वारा, मौखिक जब कोई बात करता है, तो कोई व्यक्ति अपनी घोषणा द्वारा, अपने किसी कार्य के द्वारा, या फिर अपने ओमिशन द्वारा यानी जो लोप होता है उसके द्वारा, अन्य व्यक्ति कौन? जो सामने वाला व्यक्ति है ना, दूसरा पक्षकार, उस अन्य व्यक्ति को विश्वास कराता है, इंटेंशनली कराता है उसको, या फिर उसको विश्वास कर लेने देता है। वो किस बात का विश्वास कर लेने देता है? इस बात का कि उसके द्वारा जो कही गई बात है या घोषणा है या कार्य है वो क्या है? वो सत्य है। ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसकी बात पर विश्वास कर जो है, उस विश्वास पर क्या करता है? कार्य कर लेता है। ठीक है, यहां पर कार्य कर लेता है या कार्य करने देता है वो। तो इतनी चीज जो है ये आधी चीज हो गई, यहाँ पर ये आधी बात हो गई है। यहां तक पहले आपको समझना है कि एक व्यक्ति ने अपनी बात से यानी घोषणा से, कार्य से, या अपने लोप के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को
ये इंटेंशनली विश्वास में ले लिया है और सामने वाले व्यक्ति ने उसके विश्वास पर, ठीक है ना, विश्वास क्या कर लिया है, उसको इंटेंशनली किस बात का विश्वास कराया कि उसके द्वारा जो कही गई बात क्या है वो है सत्य है, और उसकी बात पर, इस पर सामने वाले व्यक्ति ने विश्वास करके कोई कार्य कर लिया है। तो यहां पर यह है कि सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ आधी अधूरी नहीं कि उसने सिर्फ बात की, सामने वाला व्यक्ति उसके विश्वास में आकर के कुछ न कुछ एक्ट जरूर करना चाहिए। तब जब एक्ट वो कर देता है सामने वाला व्यक्ति, तब ना तो उसे मतलब इस वाले व्यक्ति को जिसने विश्वास कराया है, ना तो उसे और ना ही इसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, यानी चाहे वो एजेंट हो इसका या रिप्रेजेंटेटिव हो, इसको अपने या ऐसे व्यक्ति के, ठीक है ना, और या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीच की, है ना, उसके बीच कोई भी वाद या कार्यवाही यानी कोई भी सूट या एक्शन अगर होता है, प्रोसीडिंग होती है, उसमें उस वाद की सत्यता को, है ना, उस वाद की सत्यता को इनकार करने नहीं दिया जाएगा, है ना। यहां पहले से नेगेटिव लगा हुआ है, ना तो उसे ना ही उसके प्रतिनिधि को अपने और उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच में कोई भी किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग्स में उस बात की सत्यता को इनकार करने नहीं दिया जाएगा, है ना। यानी अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी बात जो कही गई थी वो झूठी थी, ठीक है। तो ये विबंध होता है, एक बार जो उसने बात कह दी उसके बाद में वो दोबारा से इनकार नहीं कर सकता। तो ये आपका विबंध हो जाता है यहां पर। जैसे यहां पर देखिए आप इलस्ट्रेशन से आप देखेंगे कि ए ने इंटेंशनली और मिथ्या यानी गलत तरीके से, फाल्सली जिसको बोलते हैं, झूठे तरीके से या विश्वास में लेकर, धोखे में लेकर बी नामक व्यक्ति को ये विश्वास करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया है। यानी यहाँ पर क्या किया है, उसको इंड्यूस किया है कि कोई भूमि है, जमीन है, वो भूमि किसकी है, ए की है, इस ए की है, जिसने उसको ये सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ये जमीन मेरी है, और उसके द्वारा बी को उसे खरीदने के लिए और उसका मूल्य, उस जमीन का मूल्य चुकाने के लिए वो उत्प्रेरित करता है प्रेजेंट में। यानी जब उसने उस जमीन को बेचने के लिए उसे उत्प्रेरित किया, इंड्यूस किया, तब वो जमीन उसकी नहीं थी भले ही, ठीक है, और बाद में वो जो जमीन है वो एक ही संपत्ति हो जाती है। तब अब एक ही संपत्ति हो गई, तो और उसने उस बात से पहले ही उसने यहां पर विश्वास करा लिया था उसे कि ये संपत्ति उसी की है ना, और उत्प्रेरित कर दिया था उसको खरीदने के लिए, उसका मूल्य चुकाने के लिए, और बाद में उसकी संपत्ति हो जाती है वो जमीन। तो अब बाद में यहां पर ए इस आधार पर कि जो संपत्ति वो बेचने जा रहा था, उस बेचने के टाइम पर उसमें उसका कोई भी हक नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था उसको बेचने का, ठीक है। और जब अधिकार नहीं था तो इसलिए वह उस विक्रय को यानी उस सेल को जो है नहीं कर सकता है। तो वो सेल ना करने की, सेल को असाइड करने की, समाप्त करने की वो क्या करता है, इच्छा व्यक्त करता है। तो अब उसे अपने हक का अभाव कि उसमें उसका कोई हक नहीं था, ये बात साबित करने नहीं दिया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज है आपकी कि एक बार उसने जब अपनी बात कह के सामने वाले व्यक्ति को विश्वास करा दिया, सामने वाले व्यक्ति ने मूल्य चुका दिया, और बाद में वो जमीन क्या किसकी हो गई, एक ही हो गई। तो अब यहां पर उस विक्रय को सेट असाइड यहां पर नहीं करा सकता कि उसमें उसका कोई भी राइट यहां पर नहीं था या टाइटल कोई भी उसमें नहीं था उसका, ठीक है। तो यहां पर उस पर एस्टोपल जो है सिद्धांत इसका लागू होता है। तो इस तरीके से यहां पर एस्टोपल लागू होता है। अब एस्टोपल को और थोड़ा सा समझते हैं इसको थ्योरी के बेस पर कि जो एस्टोपल का सिद्धांत है, ये पहली बात तो जो एस्टोपल का सिद्धांत है इसके संबंध में एक मैगजीम है जिस पर ये आधारित है, और उस मैगजीम का नाम है एलिगेंस कंट्रेरिया नॉन एस्ट
ऑर्डिएंडस। इसका मतलब है कि जो परस्पर विरोधी बातें करता है उसे नहीं सुना जाना चाहिए, उसे नहीं सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस मैगजीम पर, लैटिन मैगजीम है, इस पर आधारित है कि कोई व्यक्ति है जो परस्पर विरोधी बातें करता है, यानी एक टाइम पर एक बात करता है, तुरंत ही उसके जो है वो फिर विपरीत बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं सुना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे इस विबंध का जो सिद्धांत है वो उस विबंध के सिद्धांत के यहां पर 3 आधार हैं। ठीक है, विबंध के सिद्धांत के यहां पर 3 आधार हैं। पहला है यहां पर कि कोई भी व्यक्ति, 3 आधार हैं इसके। पहला है कि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता। यानी ये हो गया कि जो व्यक्ति ये विश्वास करवा रहा था सामने वाले व्यक्ति को, है ना, गलत तरीके से, क्योंकि उसका उसमें टाइटल नहीं था जमीन में, फिर भी वो विश्वास करा रहा था और सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करके कोई ना कोई कार्य कर देता है, तो इसका मतलब हो गया कि वो गलत तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से यहां पर वो कार्य कर रहा है, विश्वास करा रहा है उसको। तो दोषपूर्ण कार्य का उसको लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा, यानी वो अपने सामने वाले को विश्वास करवा के उससे पैसे ऐंठ लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता यहाँ पर। पहला सिद्धांत तो ये हो गया। ठीक है ना, पहला जो सूत्र है या ग्राउंड है इसका। दूसरा ये हो गया कि आप गर्म एवं ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते, यानी आप एक साथ गर्म और ठंडी सांस नहीं ले सकते। ये जो बात है वो एक जजमेंट है, शिवश्याम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस जजमेंट में ये बात कही गई थी। उसके बाद अब बचा तीसरा वाला जो पॉइंट है इसमें। तीसरा जो ग्राउंड है वो है कि आप एक ही समय में स्वीकार एवं अस्वीकार, यानी एक्सेप्ट और डिनाई, एक ही टाइम पर दोनों नहीं कर सकते। और ये बात कही गई थी, ये बात पुरुषोत्तम वर्सेस भागवत शरण 2003। ठीक है, एमपी, इस जजमेंट में ये बात कही गई थी। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो एस्टोपल का सिद्धांत है ना, वो इक्विटी के यानी साम्य के, जस्टिस यानी न्याय के, और शुद्ध अंतःकरण यानी गुड कंसाइंस पर बेस्ड है। शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो साम्य के सिद्धांत पर ये आधारित है। अब आप देखेंगे कि इस एस्टोपल के सिद्धांत के
पर्पज क्या है, अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, इस विबंध के सिद्धांत के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है इसका कि जो कोई व्यक्ति, मतलब इसमें जो आपस में दो व्यक्तियों के बीच में विक्रय के संबंध में है ना, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में होता है, संव्यवहार कोई भी होता है, तो उनके बीच में आपस में सद्भाव को बढ़ाना यानी गुड फेथ को, और ईमानदारी को बढ़ाना, ठीक है ना, ईमानदारी को बढ़ाना। दूसरा ये है कि मतलब बढ़ाना है, और साथ में कोई भी छल कपट धोखा देकर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जो है, कोई भी संपत्ति को इस तरह से धोखे से विक्रय करता है, तो छल कपट और धोखे से किए गए कार्य से पक्षकार की जो पार्टीज है उसके हितों की सुरक्षा करना इस विबंध के सिद्धांत का उद्देश्य है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि जो विबंध का सिद्धांत है, इस विबंध के सिद्धांत के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, जहां पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है, वो क्या है, उसमें पहला जो एक्सेप्शन है वो है जब दोनों पक्षकारों को सत्यता यानी सत्य बात का, ट्रू का ज्ञान हो, तब विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। सत्यता दोनों कैसे हो, जैसे कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल में देखेंगे तो कोई व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है ना, और उसके साथ में आप कोई ट्रेड कर रहे हो, तो माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किया जाता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है ना। तो इसलिए यहां पर जो है विबंध का सिद्धांत यानी एस्टोपल का सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होता है, और अवयस्क के साथ में किया गया जो करार होता है वो शून्य होता है। ये बात मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के वाद में कही गई थी। ठीक है, अब दूसरा ये जो एक्सेप्शन है इसका, अगर हम सेकंड एक्सेप्शन की बात करें तो सेकंड एक्सेप्शन ये है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि के प्रश्न पर लागू नहीं होता है, और तीसरा है यह विधि के विरुद्ध भी लागू नहीं होता है। ठीक है ना, विधि के विरुद्ध भी लागू नहीं होता है और विधि के प्रश्न पर भी ये लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपका एस्टोपल का सिद्धांत है। अब बात आती है इसमें कुछ जो जजमेंट हैं उनकी। ठीक है, यानी यहां पर कुछ जजमेंट हैं, जैसे जो इसमें पहला जजमेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट है वो है शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा 1892 आईए। ठीक है, ये केस है आपका एस्टोपल से संबंधित, और इसमें ये बात कही गई थी कि जो एस्टोपल का जो सिद्धांत है, विबंध का सिद्धांत जो है वो ध्येय मतलब मोटिव, ठीक है ना, ध्येय या मामले के ज्ञान पर आधारित या निर्भर नहीं होता है। जो विबंध का सिद्धांत है वो मोटिव या नॉलेज, जो मैटर से रिलेटेड जो मामले हैं, यानी जो व्यक्ति है जिसकी बात पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, उसकी नॉलेज या उसके मोटिव
पर आधारित नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, कि उसने क्या सोचा था, कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो ये मोटिव पे और उसके मामले, उस पार्टी के यानी व्यक्ति के नॉलेज के बेस पर नहीं डिपेंड करती है। ठीक है ना, ये यहां पर बात कही गई थी शरद चंद्र वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा के वाद में। उसके बाद में आप देखेंगे जो सेकंड जजमेंट है, इसमें एक तो पिकार्ड बनाम सीयर्स का वाद है जिसमें डेफिनेशन को जो है बताया गया था। उसके बाद में जो यहां पर सेकंड है, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1976 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ये कहा गया था कि कोई यूनिवर्सिटी है, इसमें जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी उसने एडमिशन कर दिया था इसका, श्री कृष्ण नामक व्यक्ति का, और इसके एडमिशन के 3-4 साल हो गए इसको एडमिशन के। उसके बाद में इसकी डिग्री को फर्जी यानी उसको कैंसिल किया जा रहा था, है ना। तो जो एडमिशन हो गया, एडमिशन के 3-4 साल बाद इसके एडमिशन को रद्द किया था यूनिवर्सिटी ने। तो इसलिए जब पूरी पढ़ाई हो गई उसकी और अब उसके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी आप बता रहे हो जबकि इसकी पूरी पढ़ाई हो गई है, तो इस आधार पर उसको रद्द करने की अनुमति यहां पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर एस्टोपल लागू हो गया। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट इसके बाद जजमेंट है, ऐसा ही जजमेंट है, वो है सनातन गौड़ वर्सेस बुरहानपुर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही था कि जो इस यूनिवर्सिटी ने जो एलएलबी का लड़का, एलएलबी का व्यक्ति था, उसको एडमिशन दे दिया था। ठीक है, और उसके एडमिशन के कुछ साल बाद ही उसकी मार्कशीट को या डिग्री को उसको कैंसिल कर दिया था। तो सेम मतलब एक तरह से वो है इसमें। ऐसे ही नवकिशोर वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, उस उत्कल यूनिवर्सिटी, ये जजमेंट है। इसमें भी यही हुआ था कि लड़के की मार्कशीट थी जिसमें उन्होंने मार्कशीट में अधिक अंक चढ़ा दिए थे और उस मार्कशीट के बेस पर जब नंबर ज्यादा हो गए तो उन्होंने उस अधिक नंबर के आधार पर उसने क्या किया, एडमिशन ले लिया हाई मेरिट के बेस पे। अब बाद में उसकी मार्कशीट, एडमिशन हो गया, सब चीज हो गई और पढ़ाई भी हो गई, तो उसके बाद में ये पता चला कि उसकी मेरिट जो मार्कशीट है उसमें नंबर ज्यादा है। तो फिर यहां पर भी यूनिवर्सिटी पर क्या है, एस्टोपल लागू किया गया और उसकी मार्कशीट, उसके एडमिशन को कैंसिल नहीं करने दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में अगर जो नेक्स्ट इसमें जो जजमेंट है वो है आपका पलकधारी सिंह वर्सेस कलेक्टर गोरखपुर। ठीक है, ये जजमेंट है। इसमें क्या था, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की मांग जो है वो की गई थी व्यक्ति के द्वारा कि वह मालिक है, ठीक है ना, जमीन का, और उसका नाम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। जबकि इससे पहले ये इसने बाद में कहा, मतलब पहले इसने ये कहा था, पहले की कार्रवाई में उसने ये कहा था कि वो इस जमीन का मालिक नहीं है, और बाद में वो क्या कहने आया कि ये जमीन उसी की है और मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बाद में उसकी बात को नहीं सुना गया क्योंकि पहले उसने मना कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर ये जजमेंट भी आपका एस्टोपल से रिलेटेड है। उसके बाद में एक और जजमेंट इसमें यहां पर एस्टोपल से रिलेटेड है, वो है आपका भूरा सिंह वर्सेस
पंजाब राज्य 1974 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कोर्ट है और कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसका जो प्रेसिडेंट निर्णय होता है, जो पूर्ववर्ती निर्णय जो होता है, अगर उसमें कोई त्रुटि वगैरह होती है, मिस्टेक्स होती है उसमें, तो वहां पर एस्टोपल लागू नहीं होगा, वहां पर विबंध लागू नहीं होगा। ठीक है, ये भूरा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में ये बात कही गई थी। उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं एस्टोपल के प्रकार, यानी विबंध के प्रकार। तो 3 प्रकार का एस्टोपल होता है, इसको आपको आरडीसी के नाम से याद रखना है। यानी एक होता है एस्टोपल यानी विबंध, कौन सा होता है? अभिलेख यानी रिकॉर्ड, अभिलेख द्वारा विबंध, ठीक है ना, यानी एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। तो एक तो रिकॉर्ड के द्वारा एस्टोपल, यहाँ पे क्या होता है रिकॉर्ड में, मतलब रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बात किसी भी रिकॉर्ड में रख ली जाती है, फाइल में, रजिस्टर में, इस तरह से दर्ज कर ली जाती है। तो जब कोई फैक्ट इन इश्यू होता है और उस फैक्ट इन इश्यू पर, विवादक विषय पर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, मेरिट डिमेरिट पर सुन करके और फाइनली जजमेंट दे दिया जाता है, ठीक है ना, यानी वहां पे क्या कर दिया, पक्षकारों के मामले को डिटरमाइन कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब इस जो फैक्ट इन इश्यू पर जिस पर वो जजमेंट आया है, वही पक्षकार जो है दोबारा से यहां पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है, सूट फाइल यहां पर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो कोर्ट है, इस कोर्ट के द्वारा दिया गया जो यहाँ पर जजमेंट है पहले वाला, वो यहाँ पर एस्टोपल के रूप में लागू होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। और इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो सीपीसी की सेक्शन 11 जो रेस जुडिकेटा के बारे में बताती है, आप वहां पर देखेंगे उस जजमेंट को, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यही जो रेस जुडिकाटा है, अगर आप इसको एविडेंस में यानी प्रेजेंट में बीएसए में अगर आप देखेंगे इसका एग्जांपल, तो बीएसए में आपको सेक्शन 34 में मिलेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं दूसरा टाइप का जो एस्टोपल है, वो है आपका एस्टोपल बाय डीड, यानी डी से हो गया ना, आरडीसी बताया था। तो सेकंड क्या हो गया, विलेख द्वारा विबंध, यानी एस्टोपल बाय डीड। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टी रहती हैं, ये एक तरह से मतलब ये प्राइवेट तरीके से हो गया, यानी 2 पक्षकार हैं, 2 पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई भी फैक्ट डॉक्यूमेंट के रूप में यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ठीक है, लिख दिया गया है, दोनों ने अपने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया है और उस पर क्या कर दिए, सिग्नेचर वगैरह कर दिए हैं उस पे। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक डीड के रूप में है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने आप में एस्टोपल के रूप में यहां पर लागू होगा। ठीक है, बस ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहां पर फ्रॉड करके नहीं बनवाया गया हो। ठीक है, फ्रॉड तरीके से यहां पर ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया गया हो, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो 15 से 20 के बीच में इन सेक्शन के अधीन अगर उसको बनवाया गया है, तो यहां पर उसको वॉइड फिर करवाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में, अब ये जो है ना, वैसे भी ये जो एस्टोपल बाय डीड है ना, ये आपका भारत में लागू नहीं होता है, ये आपका भारत में लागू नहीं होता है, ये आंग्ल विधि में लागू होता है, मतलब ब्रिटिश उसमें। उसके बाद में जो तीसरा आता है सी, आरडीसी में से तीसरा जो आता है सी, यानी आचरण द्वारा, एस्टोपल बाय कंडक्ट, यानी आचरण द्वारा विबंध। ठीक है, ये क्या है, ये आचरण द्वारा जो विबंध है ना, यही आपका सेक्शन 121, 122 और 123, ये जो एस्टोपल है वो यही वाला है जिसको हम पढ़ रहे हैं।
तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के एस्टोपल पढ़े हैं। यानी यहाँ पर जो आचरण द्वारा जो है, इसी में ही आप 121 में जो फैक्ट दिए हुए हैं, 122 के फैक्ट, 123 के फैक्ट, वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एस्टोपल वाला जो प्रोविजन है ये कंप्लीट होता है। अब यहां पर हम चलते हैं, एस्टोपल से रिलेटेड ही एक पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं वचनात्मक विबंध। ठीक है, बल्कि वचनात्मक विबंध बाद में पढ़ेंगे, पहले हम विबंध से ही संबंधित जो चीजें उनको देख लेते हैं। उसमें है आपका 122 सेक्शन, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 122 सेक्शन जो बात करती है आपकी, वो बात करती है किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। इसमें विबंध सीधा सीधा है कि अगर कोई मकान मालिक है और कोई किराएदार है, उनके बीच में कोई बात हुई है और एक दूसरे ने उनकी बात पर विश्वास करके, ठीक है, कोई कार्य कर लिया है, तब बाद में कोई भी जब तक वो किराएदारी चलेगी ना, तब तक वो किराएदार ये इस बात से उसको इनकार करने नहीं दिया जाएगा कि ये जिस मकान में वो रह रहा है किराएदार, वो मकान इस मालिक का नहीं है। ठीक है ना, उस कब्जाधारी व्यक्ति का नहीं है। तो यहां पर उस पर किराएदार पर विबंध लागू हो जाएगा। तो हम देखेंगे 122 सेक्शन में कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, और उस अचल संपत्ति पर कोई किराएदार है, उस किराएदार को या फिर उस किराएदार से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, है ना, मान के चलो वो किराएदारी किसी और को चली गई है ना, कोई और किराएदार उसकी जगह पे या उसके परिवार को या उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस किराएदारी के चालू रहते हुए, या ये जो या जुड़ा है ना, ये यहां पर न्यू जुड़ा है। ठीक है ना, कहां तक जुड़ा है, यहां तक। यानी अब तक जो एविडेंस में था वो केवल किराएदारी चालू रहने के दौरान ही ये बात विबंध लागू होता था, लेकिन अब विबंध यहां पर उस पर बाद में भी लागू होगा। यानी या तो किराएदारी के चालू रहते हुए या फिर उसके बाद में किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो अब किराएदारी के चालू रहने के दौरान या फिर उसके बाद किसी भी टाइम इस बात से उसको इनकार करने नहीं दिया जाएगा। किसको, किराएदार को। किस बात से, कि ऐसी किराएदार के जो मालिक है ना उसका मकान का, उस मालिक को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर उस किराएदारी के प्रारंभ पर कोई हक था, यानी उसका टाइटल था, है ना। तो यहां पर ये बात से इनकार करने नहीं दिया जाएगा कि जब मैंने ये मकान लिया था तब ये मकान इनका था ही नहीं, क्योंकि जब तुम अगर किराएदार बन के यहाँ पे रह रहे हो तो मकान मालिक से बात करने के बाद ही रह रहे हो। ठीक है, तो मकान मालिक किराएदारी के चालू रहने के बाद दौरान या उसके बाद में आप अब इनकार नहीं कर सकते क्या, कि ये मकान के मालिक नहीं है इस संपत्ति के। तो उस किराएदारी के आरंभ पर इनका हक था या नहीं था, ये बात आप नहीं कह सकते अब कि उनका हक जो है वो नहीं था। और किसी भी व्यक्ति को जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति के लाइसेंस के द्वारा आया है ना, वो भी इस बात से इनकार करने नहीं दिया जाएगा उसको कि उस अचल संपत्ति पर उस व्यक्ति का क्या, उस समय पर जब वो लाइसेंस दिया गया था वहां पर ऐसे कब्जे का हक था, इस बात से इनकार करने उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे उस मकान में मान के चलो जब कोई काम कराने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, चाहे वो प्रवेश के लिए लाइसेंस दिया जाए या उस मकान का यूज करने के लिए कोई ना कोई यूज इस तरह का करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है, तब वहां पर बाद में वो व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया गया वो इस बात से अब इनकार नहीं कर सकता है बाद में, ठीक है ना, कि इस व्यक्ति पर इसका कब्जा नहीं है। तो ये यहां पर जो 122 सेक्शन है ना, वो किराएदार और मकान मालिक के बीच में विबंध लागू करती है। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो किस पर अप्लाई होती है,
वो अप्लाई होती है जो एक्सेप्टर होता है बिल का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, या बेली होता है या लाइसेंसी होता है। तो विनिमय पत्र बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, उसका जो एक्सेप्टर होता है, यानी कोई चेक अगर किसी व्यक्ति को मिला है, किसी व्यक्ति ने चेक दिया और उस चेक को प्राप्त करने वाला, या उपनिहिती जिसको कोई माल सौंपा जाता है कुछ जो है निश्चित समय के लिए, और उस माल का जो है उसको उतने समय तक रखने के लिए उसका पैसा दे करके वो वहां से ले ली जाती है। जैसे कोई बाइक कहीं पे खड़ी कर दी जाती है पार्किंग में, और वो 10 रुपए जैसे पार्किंग के लिए वो कटता है, तो यहाँ पर कौन बन जाता है उसका, वो बेली बन जाता है, उपनिहिती। ठीक है ना। तो उपनिहिती को या फिर बाद में, या फिर कोई अनुज्ञप्तिधारी है यानी लाइसेंसी है, ठीक है ना, जिसको लाइसेंस मिला है। तो लाइसेंस देने वाला और लाइसेंस लेने वाला, ऐसे ही यहाँ पे उपनिहिती यानी बेली, और एक होता है बेलर यानी जो देता है व्यक्ति, जिसको उपनिदाता बोलते हैं वो। ऐसे यहाँ पे प्रतिग्रहिता और बेनीवाल होगा, यहाँ पे जो देने वाला होता है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, यानी किसी विनिमय पत्र के यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टर को इस बात से इनकार करने नहीं दिया जाएगा कि लेखीवाल, बेनीवाल है, लेखीवाल जो होता है, जिसको ड्रॉअर बोलते हैं यहाँ पर, जो चेक देने वाला होता है, चेक लिखता है जिसपे साइन वाइन करके वो, तो उस लेखीवाल को, ड्रॉअर को ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का या उसको एंडोर्स करने का, उसके पीछे जो है जो सिग्नेचर वगैरह करके साइन वाइन करके या ये लिख देता है कि इस नामक ए नामक व्यक्ति को जो है ये चेक जो है वो दिया जाए, मतलब वो किया जाए, पैसे दिए जाए, तो उस पर एंडोर्स करने का प्राधिकार था। इस बात से इनकार करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और ना किसी उपनिहिती को यानी बेली को या लाइसेंसी को इस बात से इनकार करने दिया जाएगा कि उपनिदाता, उपनिहिती के साथ में कौन रहेगा, उपनिदाता जो सम्मान देता है, उपनिदाता या अनुज्ञापक, अनुज्ञापक कौन हो गया, जो लाइसेंस देता है, तो उसको उस समय पर, कब, जब ऐसा उपनिधान, उपनिधान मतलब वो प्रक्रिया जब वो दिया गया था सामान, जो सौंपा गया था सामान, तो जब वो उपनिधान किया गया था या जब लाइसेंस दिया गया था, तो यानी जब अनुज्ञप्ति यहां पर क्या हुई, स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, ऐसे उपनिधान करने को या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का उसको अधिकार ही नहीं था। इस बात से उसको इनकार करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सिंपल है, बस आपको रिश्ते देखने हैं कि किन के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे देखनी है कि किस किस के बीच में ये बात हो रही है। प्रतिग्रहिता है तो यहाँ पर वो देने वाला है ना, लेखीवाल है, तो प्रतिग्रहिता के साथ में कौन है, लेखीवाल के बीच में एस्ट्रोपल है। दूसरा यहाँ पर उपनिहिती और उपनिधाता के बीच में, बेली और बेलर के बीच में, यहाँ पर बेली और बेलर के बीच में यहाँ पर एस्ट्रोपल है। और तीसरा लाइसेंसी और यहाँ पर जो लाइसेंसर होता है उनके बीच में। तो 3 है यहाँ पर जिनके बीच में एस्ट्रोपल लागू होता है। तो इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि एस्ट्रोपल 123 सेक्शन में एस्ट्रोपल किस किस के बीच में लागू होता है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो यही कह रहा है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर होता है ना, इस बात से इनकार कर सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा वह लिखा गया तात्पर्य है, यानी परपोर्ट्स टू हैव बीन ड्रॉन, यानी वो इस बात से इनकार कर सकता है कि ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो उसके सिग्नेचर या उसके साइन को ये देख के वो कह सकता है कि वो इसके द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है ना। दूसरा ये है, ऐसे ही यहां पर ये जो है, जो बेली होता है, वो जो माल सौंपा गया है बेली को, उपनिहित माल उसको बोलते हैं। और किसने सौंपा है माल, वो किसने दिया है, उपनिधाता यानी बेलर ने। तो उपनिहित माल उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को वो डिलीवर करता है। यदि कोई बेली उस माल को इस बेलर से लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो वह साबित कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध में क्या है, राइट है। ठीक है ना। ये उपनिहिती यहां पर ये साबित कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति का उस पर इस उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार है। जिस व्यक्ति को वो दिया है, अन्य व्यक्ति, भाई ए नामक ए उपनिहिती है, बेली है,
इसने सी नामक व्यक्ति को माल दिया है और माल किसका था यहाँ पर, डी नामक व्यक्ति का। ठीक है, तो अब डी नामक व्यक्ति डायरेक्ट सी से माल नहीं ले सकता, इसके विरुद्ध इसको अधिकार मिल गया है क्योंकि ये इसने माल किसने दिया है, ए ने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका एस्टोपल से रिलेटेड प्रोविजन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां पर जो एस्टोपल से रिलेटेड एक पॉइंट और रह गया है वो है आपका वचनात्मक विबंध का। वचनात्मक विबंध, ठीक है, जो वचनात्मक विबंध है आपका, प्रोमिसरी जो नोट होता है, प्रोमिसरी जो एस्टोपल होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में कि विदाउट कंसिडरेशन, यानी बिना प्रतिफल के जो प्रॉमिस होता है, जो वचन होता है, वो एनफोर्सेबल नहीं होता है, यानी वो प्रवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, यानी जब तक वो कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वचन क्या होगा, एनफोर्स नहीं होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन यानी प्रतिफल का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन 25 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वही इस प्रतिफल के सिद्धांत को क्या कहती है, मान्यता देती है। ठीक है, यानी यहां पर यह बताया गया है कि बिना प्रतिफल के जो करार होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, फिर उसके कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं। अब यहां पर जो वचनात्मक विबंध है, जो प्रोमिसरी नोट है, जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी एस्टोपल है। ठीक है, जो यहां पर प्रॉमिस बोलते हैं ना उसको, तो प्रोमिसरी एस्टोपल जो है, यानी जिसको वचनात्मक विबंध बोलते हैं, उसका जो सिद्धांत है ना, वो एस्टोपल का सिद्धांत नहीं है। यहां पर ये विबंध का सिद्धांत यहां पर नहीं होता है, जो वचनात्मक विबंध इसको बोलते हैं, इसको वचनात्मक विबंध बोलते हैं। और ये विबंध का सिद्धांत यहां पर इस पर आधारित ये नहीं होता है, लेकिन ये सिद्धांत जो है ना, वो यहां पर जो इक्विटी है, साम्य के सिद्धांत पर आधारित होता है। और साम्य के द्वारा यहां पर कोई भी अगर अन्याय होता है, इनजस्टिस जो होता है, उसको रोकने के लिए यहां पर वचनात्मक सिद्धांत का नियम जो है वो लाया जाता है। और ये जो वचनात्मक विबंध का सिद्धांत है, ये इस एस्टोपल के सिद्धांत से ज्यादा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा विस्तार है, ज्यादा व्यापक है ना, ज्यादा बड़ा है। जो वचनात्मक विबंध है, इसको अप्लाई करने के लिए, लागू होने के लिए जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला पार्टी होती है, जो सामने वाला पक्षकार होता है, वो इस बात पर, यहां पर इसकी बात पर, यानी इसकी घोषणा कार्य या लोक पर विश्वास करके कोई कार्य करे। ठीक है ना, और करके कोई भी उसको लॉस हो, है ना, ये जरूरी नहीं है वचनात्मक विबंध के लिए, यानी प्रोमिसरी नोट एस्टोपल के लिए जरूरी नहीं है कि सामने वाले पार्टी ने उसकी बात पर विश्वास करके कोई हानि उठाई हो। जो वचनात्मक विबंध का सिद्धांत है यहां पर, वो केवल यहां पर, मतलब यहां पर दो पॉइंट है इसके। एक, पहली बात तो ये बचाव का सिद्धांत भी है ना, यानी डिफेंस का भी कार्य करता है। और दूसरा, ये यहां पर वाद हेतुक, यानी कॉज ऑफ एक्शन भी यहां पर ये उपलब्ध करवाता है। यानी आप वचनात्मक विबंध के सिद्धांत पर आप डायरेक्ट यहां पर सूट फाइल भी कर सकते हो। और तीसरी बात यह है कि जो प्रोमिसरी एस्टोपल होता है, वचनात्मक विबंध का सिद्धांत होता है, ये निजी रूप में भी लागू होता है और शासन के विरुद्ध भी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, गवर्नेंस जो होती है, उसके विरुद्ध भी यहां पर लागू होता है।
ठीक है। और इससे रिलेटेड एक जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो पूछा जाता है मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1979, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस जजमेंट में भी ये बात कही गई थी कि जो वचनात्मक विबंध का सिद्धांत है ना, वो सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है, ठीक है, यानी सरकार के कार्यों के विरुद्ध भी यहां पर वचनात्मक विबंध का सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरीके से आपका जो है वो वचनात्मक विबंध का सिद्धांत हो गया है, आपका एस्टोपल कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो है वो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा यहां से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।